नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और बाद वाले काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में जो है वो अशोक। अशोक के बारे में हमने उसके कलिंग के युद्ध और धर्म के बारे में पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो विशेष रूप से है कि अशोक की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद में लगभग 50 वर्ष के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो हमें समझना होगा कि भारत का या प्राचीन भारत का इतना महानतम जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही समाप्त कैसे हो गया। जिस साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया, चाणक्य की सहायता से वो पूरा साम्राज्य है वो इतना भारत के अंदर विस्तारित हुआ। उस साम्राज्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो अशोक की मृत्यु, अशोक का जो शासनकाल माना जाता है, हमने पढ़ा था जो है वो 273 में बिंदुसार की मृत्यु होती है। 269 के अंदर जो है वो वैधानिक रूप से जो है अशोक राजनीति पर बैठता है। राज्य और राजनीति दोनों अलग अलग है, क्योंकि बिंदुसार के बाद में राजनीति तो खाली हो जाती है, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में व्यवस्थित रूप से गद्दी पर बैठने में उसको 4 वर्ष का समय लगता है। अलग अलग मत है इसके बारे में कि भाई वो किस कारणों से, किन कारणों से ये 4 वर्ष की उसको अवधि लगी है। खैर जो भी हो, लेकिन 234 या 235 ये अशोक के जीवन का अंतिम काल माना जाता है। इसके बाद में अगर इसको 50 साल करें माइनस, तो 185 या 184 जो भी है हमें समझना पड़ेगा, या इतिहास 186 भी बोलते हैं, ऐसा जो है वो हमारे साम्राज्य खत्म हो जाता है। ब्रदर उस समय हमारे साम्राज्य का आखिरी शासक है, और ब्रदर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस समय एक नए राजवंश की स्थापना होती है 184 या 185 ईसा पूर्व के अंदर, और उस राजवंश का जो नाम है वो है शुंग राजवंश। और इसमें बताया गया है कि उस राजवंश के जो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह से अपने राजा को यानी ब्रदर की हत्या करके वो राजनीति पर बैठता है, और एक नया राजवंश जो है वो शुंग राजवंश स्थापित करता है। तो यहाँ हम जो समझ रहे हैं वो है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, मौर्य का पतन कैसे होता है, कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर खत्म हो जाता है। तो मोटे मोटे रूप में हम जिन कारणों के ऊपर उसको विश्लेषण करें उसका, तो एक कारण विभिन्न इतिहासकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो है वो अलग अलग मत प्रकट कर रहे हैं। मोटे रूप में जैसे कि जब किसी भी साम्राज्य का के पतन के कारण को हम पढ़ते हैं, तो एक पतन का कारण उसमें आता है कि दुर्बल उत्तराधिकारी यानी अयोग्य उत्तराधिकारी। ऐसा कहा जाता है कि भाई अशोक की मृत्यु के बाद में कोई ऐसे योग्य उत्तराधिकारी आगे चलकर हुए नहीं जो इतने विशाल साम्राज्य के ऊपर अधिकार कर सके। क्योंकि उत्तराधिकारी है वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है। दूसरा एक कारण बताया गया है कि अशोक की जो अहिंसा की नीति है, अशोक की अहिंसा की नीति, हम सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में उसने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष की जो नीति अपनाई थी, और इस युद्ध के बाद उसने कहा था कि वो भविष्य में युद्ध नहीं करेगा। लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी राजा के लिए युद्ध के विकल्प को बंद करना उसके साम्राज्य के लिए बहुत घातक होता है। आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करना पड़ता है। तो अशोक के द्वारा इस तरह की घोषणा करना और फिर अहिंसा की नीति का जो पालन करना है, ये आगे चल करके साम्राज्य के लिए घातक होगा। एक सीधा सा समझिए कि जैसे कि मौर्य के पास में जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लें कि 3 लाख की सेना थी या 4 लाख की सेना थी। अब अशोक ने घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इन सैनिकों का उपयोग का काम होगा। सबसे पहली बात तो ये सैनिक, इन सैनिकों का उपयोग का। दूसरा, जब इनके पास युद्ध जैसा काम ही नहीं, तो आप इनको जो भी इनको वेतन दे रहे हो, उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, खाने पीने का जो भी खर्चा हो रहा है, तो वो तो राजकोष के ऊपर एक बोझ है।
युद्ध आपको करना नहीं है, पर बैठे बैठे सेना को खाना खिलाना है। तो इस तरह से इससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर जो है कोई दीर्घकालीन प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक की अहिंसा की नीति है वो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। इससे सेना एक तरह से आक्रमणीय हो गई। और जब कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, हमारे पास तो बैठे बैठे कोई काम नहीं है, उल्टे सीधे जो विचार है वो दिमाग में आते हैं और व्यक्ति एक सकारात्मक से नकारात्मक विचारधारा की ओर ज्यादा आगे बढ़ता है। और हम आगे आने वाले काल में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पुष्यमित्र शुंग जो है अपने ही शासक या अपने ही राजा की हत्या कर देता है। पुष्यमित्र शुंग कौन है? मौर्य का सेनापति, और भरत का सेनापति, और सेनापति भी अपने राजा की हत्या कर देता है। तो उसके पीछे मूल कारण यही है ना कि सेना के ऊपर अब मौर्य का कोई ऐसा कंट्रोल रहा नहीं है, आक्रामकता फैल गई, अराजकता फैल गई। और जब सेना से ढंग से काम नहीं कर रही तो प्रांतों में विद्रोह होंगे। तो एक और कारण है कि प्रांतों में विद्रोह, हमने पहला कारण बताया ये उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी दुर्बल हो गए, अहिंसा की नीति अशोक की है। ये है कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अशोक की ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध जो नीति थी वो उसके साम्राज्य का पतन का कारण बनी, क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण उसके विरुद्ध हो गए। अब ब्राह्मण क्यों? क्योंकि उसने जो अहिंसा की नीति वगैरह बनाई थी उससे कहते हैं कि उसने बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय दिया है बाद वाले काल में। तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के पीछे ये हुआ कि ब्राह्मण धर्म को हाशिए पर चला गया और फिर ब्राह्मणों के अंदर ही अंदर जो है असंतोष पनप रहा था। हम देख रहे हैं कि भाई वैदिक काल में ब्राह्मण जो है संप्रदाय का या ब्राह्मण वर्ग का जो बहुल्य वाला जो समय था और धीरे धीरे किस तरह से अगर ब्राह्मण हाशिए पर जा रहे हैं। तो जब उनको मौका मिला पुष्यमित्र के रूप में, क्योंकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था उसके द्वारा ब्रदर की जो हत्या है वो एक ब्राह्मण की क्रांति थी कि ब्राह्मण ने अपने ऊपर जो हो रहे थे वो जिस तरह से हाशिए पर धकेला जा रहा था उसका फायदा उठाया और उस दुष्ट होकर के जो है उसके सेनापति ने हत्या की थी। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो जैसे उत्तराधिकारी है, अशोक की अहिंसा की नीति है, फिर हम जो उसकी जो सेना का के अंदर जो उसका कंट्रोल नहीं होना है और जरूरी प्रांतों का विद्रोह होना है, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती गई। अशोक के द्वारा ज्यादा दान वगैरह बाद वाले काल में मिला, इसलिए आर्थिक स्थिति का ज्यादा कमजोर वगैरह होने से कुल आगे चलकर के साम्राज्य के लिए घातक हुआ। लेकिन मूल रूप से हम ये समझेंगे कि इन सारे कारणों में सबसे पहले अगर उत्तराधिकारी योग्य होते तो जो साम्राज्य खंडित हो रहा हुआ या इतना जल्दी जो खत्म होना था वो शायद नहीं होता। तो वैसे कई कारण होते हैं, किसी भी साम्राज्य के उत्थान और पतन में जो परिस्थितियां सहयोग देती है वो कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारणों में मिलकर कहते हैं वो अशोक के साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य को पतन के मार्ग तक पहुंचाया। नमस्कार।